तो आपने सिंपल क्या कहा कि अगर किसी भी लूप के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा तो आपका क्या होगा, करंट जनरेट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं फ्लक्स के बारे में बात करूँ तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स को वेरी करने का मतलब है कि मैं बी को चेंज करूँ, या तो एरिया को चेंज करूँ, या थीटा को चेंज करूँ, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन तीनों में से मैं किसी को भी वेरी कर रहा हूँ तो फ्लक्स वेरी करेगा। अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो क्या होगा, लूप में करंट जनरेट होगा। ठीक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो एरिया होता है, इस एरिया का मतलब क्या है, इस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ लूप नहीं, एरिया ऑफ द पोर्शन विच इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। लूप का वो एरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ फ्लक्स मेरे को निकालना है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसका रेडियस क्या है, आर। तो मेरे से पूछा गया फाइंड फ्लक्स, बताइए फ्लक्स की वैल्यू। B into pi r square upon 2. हम्म सिंपल ये बताया था, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओपन लूप है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम के लिए क्या बताया था, जो एरिया वेक्टर हो सकता है वो बाहर हो सकता है या तो अंदर हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, मैं एरिया वेक्टर तो बाहर भी ले सकता था ना। अगर अपवर्ड की डायरेक्शन में लेता तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाता है, 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, हम लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि जो एरिया वेक्टर लेते हैं उसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेंगे, इनवर्ड लेंगे। उस डायरेक्शन वाले एरिया वेक्टर को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं बी ए, ए का मतलब एरिया विच इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, इतना एरिया तो है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैं लिखा आधा सर्कल, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कॉस जीरो की वैल्यू 1। क्लियर है। अब इसके बाद आता है लेंस लॉ। लेंस लॉ देखिए क्या है। लेंस लॉ क्या कहता है कि अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट में तो देखा कि अगर किसी भी लूप के क्रॉस फ्लक्स वेरी कर रहा है तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा वो किसने बताया था, लेंस लॉ ने बताया था। लेंस लॉ सिर्फ डायरेक्शन बताता है, पर ये शुरुआत वाले पोर्शन आपके लिए नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, क्या डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या, लेंस लॉ सिंपल एक सेंटेंस कहता है कि जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी को अपोज करेगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच अ वे दैट इट अपोजेस इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ताकि वो जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है वो उसी को अपोज करे। मंडे से आप लोगों का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भले ही एक दो चैप्टर बचे हुए वो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन अब मॉक टेस्ट का टाइम आ गया। सर फुल लेंथ। फुल 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 सिलेबस। ठीक है, एक दो चैप्टर मैक्सिमम हम लोगों का ईएम वेव्स और यहाँ तक हो जाएगा।
आपका सिर्फ हो सकता है रह गया हो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मॉडर्न फिजिक्स तो कई सारे क्वेश्चन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से उतना अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, और न्यूमेरिकल बचे हुए हैं फिजिक्स में, अभी तो न्यूमेरिकल मैंने एक भी नहीं करवाया है। ठीक, तो सिर्फ ये जो दो पोर्शन बचे हैं उसके लिए बॉदर मत कीजिए, मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे मंडे से। ठीक है, ये 3 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस, क्योंकि इस समय स्थिति बहुत वो है डायलेमा वाली कि आप लोगों का पोस्टपोन होगा नहीं होगा, क्योंकि अब तक डेट डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को। लगभग एक हफ्ता निकल चुका है जुलाई का। ठीक, अब भी हम लोग यही मान के चलेंगे 1 अगस्त को पेपर, आप लोग यही मान के चलेगा हमेशा, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैं भी बता रहा हूँ पोस्टपोन्ड होने की ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों के फॉर्म नहीं फिलअप किए गए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ठीक है, और आईटी मेंस का कोई भी डेट नहीं आया है। अगर नीट का आना होगा तो आईआईटी मेंस उससे पहले होगा, उसके बाद नहीं होगा। आईटी के 2 पेपर अभी बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी 1 अगस्त के हिसाब से ही रखिएगा। अच्छी बात है ना, अगर उसके हिसाब से रखे हुए हैं तो आपको और ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन करने का। ठीक है, चलिए। तो लेंस लॉ सिंपल क्या कहता है कि मैं जिसके कारण प्रोड्यूस होऊंगा मैं उसी को अपोज करूंगा, मेरा डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए करंट का। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब सबको सिर्फ डायरेक्शन बताना है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, ये लूप है। जो मैग्नेटिक फील्ड है टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। अर्जुन वीडियो ऑन कीजिए। बस एक हफ्ता रह गया है, उसके बाद कोई नहीं कहेगा वीडियो ऑन करने के लिए। सर मेरी वीडियो में सर कुछ प्रॉब्लम है सर, ये कैमरे में हो नहीं रही ऑन। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एंटी ये सर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। देखिए लूप में सबसे पहले यहाँ पे कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के कारण करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो करंट ऐसा फ्लो करेगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज ना होने दे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज नहीं होना है तो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, बाहर की तरफ ना। अपवर्ड। ठीक है, तो बाहर की तरफ होगा, ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। क्लियर है। ये एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसके बगल में एक लूप रखा हुआ है जिसमें करंट का डायरेक्शन, करंट टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इंक्रीज करेगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब इसका अपोजिशन चाहिए। अपोजिशन कब होगा, जब इसमें करंट ऐसा हो, तभी तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो। तो इसलिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है आपका, आउटवर्ड, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एक लूप है,
जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और करंट टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर एक इनर लूप है, इसमें करंट का डायरेक्शन बताना है अंदर वाले में। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सिंपल। करंट, इस करंट की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में। करंट आपका इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो अंदर वाले लूप में करंट ऐसा फ्लो करेगा जो कि बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कब करेगा, जब करंट का डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज। ये होगा आई डैश। अर्जुन आप बताएंगे। एक वायर है जो सेंटर पे है और इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ट, क्रॉस। ये है करंट। ठीक। और एक आउटर लूप है। ठीक है, और इसमें करंट आपका टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो आउटर वाले लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एक एक करके पूछूंगा। आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। सर 2 लूप्स हैं। अंदर में क्या है, करंट है, एक वायर है, अच्छा ठीक है। उसमें करंट अंदर जा रहा है हम्म, और उसके चारों तरफ एक लूप रखा हुआ है। करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो आउटर वाले लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। सोचिए, बताइए। क्लॉकवाइज। दूसरे लोग भी सोचिए फटाफट, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। सर इस केस में करंट इंड्यूस होगा क्या? क्या? सर क्योंकि ऐसे वायर इनवर्ट है ना, तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जीरो होगा सर। हाँ, करंट इंड्यूस होगा ही नहीं। इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो क्या है, करंट अंदर की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर, इस लूप का एरिया वेक्टर वो तो आउटवर्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो 9। बी ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स 0 तो करंट इंड्यूस क्या होगा, 0। आया समझ में? लिख लीजिए। जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर कीजिए। तो जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, क्वेश्चन आता वो भी गलत हो जाता है। ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो। अब मैं इसके बगल में एक लूप रखा हूँ और इस लूप को मैं v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो इसमें बताना है आपको करंट का डायरेक्शन। सर एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? सर इन्फिनिट लॉन्ग वायर है तो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो करंट इसका अपोज करेगा, हाँ, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये 0 होगा वायर करंट।
सब वही तो, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो कहीं भी ले जाओगे तो ऊपर तक सेम ही रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रही है। इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर की हम्म, वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, यही होता है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और इसका डायरेक्शन क्या है आपका इनवर्ट। अगर इसका डायरेक्शन इनवर्ट है और मैं इस लूप को ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, बी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। एरिया चेंज हो रहा है क्या? नहीं। थीटा चेंज हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो करंट इंड्यूस होगा? नहीं। पहला सेंटेंस ही यही था कि हमारा क्या होना चाहिए, फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करना चाहिए। तो इस वाले केस में क्या होगा, करंट की वैल्यू 0। रीजन जरूर लिखते जाइए क्यों ऐसा हो रहा है। सर इस वाले क्वेश्चन में, पिछले में, अगर हम इसको राइट साइड में मूव करें या आ लेफ्ट रहे आ साइड रहे में आ रहे करें आ रहे तो? आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे सब पार्ट करवाऊंगा। ये एक लूप है, इसको मैं v वेलोसिटी से लेके जा रहा हूँ राइट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है अंदर की तरफ। तो आपके इसके थ्रू आउट मोशन में करंट का डायरेक्शन बताना है कि एंटर कर रहा है, फिर अंदर आ गया, फिर ये एग्जिट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रहा है। तो पूरे थ्रू आउट मोशन में करंट का डायरेक्शन क्या होगा इन द लूप। सर पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। देखिए जब ये एंटर कर रहा है, जब ये एंटर कर रहा है तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है? एरिया, है ना। एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बी ए कॉस थीटा। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये चाहेगा कि मैं जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करूं। फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? अंदर की तरफ। तो इसके कारण जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ताकि अंदर की तरफ वाले फ्लक्स को क्या करे? अपोज करे। तो करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। पहला पॉइंट क्लियर है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सर बाहर की। दोबारा बता दो प्लीज। मैंने कहा कि जब ये लूप एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब ये एंटर करेगा तो ये देखिए ये जो एरिया है ये इंक्रीज हो रहा है ना धीरे धीरे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला एरिया। और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाले एरिया अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? अंदर की तरफ। तो करंट का ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए जो कि अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे? अपोज करे। ठीक है, इसलिए करंट का डायरेक्शन आपका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये अंदर आ गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया। जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस केस में एरिया क्या है? कांस्टेंट। b क्या है? कांस्टेंट। थीटा क्या है? 0। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो करंट कितना हो जाएगा इस केस में? 0। 0। अब जब ये लूप इस फ्लक्स से बाहर निकल रहा हो, तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा होगा तो फ्लक्स क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। अंदर की तरफ फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है तो करंट चाहेगा कि जो अंदर की तरफ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करूं। इंक्रीज कब करेगा? जब करंट कैसा फ्लो हो? क्लॉकवाइज। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ईएमआई आपका कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर कल क्या है? ट्यूसडे, आज वेडनेसडे। थर्सडे को कोशिश करेंगे एक लेक्चर में एसी पढ़ा दें। पढ़ाने के लिए उसको 5-6 लेक्चर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन एसी से जो क्वेश्चन आता है ना, वो 3-4 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज।
तो अगर वो सिर्फ 4-5 पॉइंट को याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एसी के। तो वो अच्छा है कि हम लोग सिर्फ 5 पॉइंट को याद रखें और क्वेश्चन सॉल्व कर दें। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब बाद में करते रहिएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है कि मेरे को पता हो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन में हम लोग एसी में यही कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है ना, एसी से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इतना ही आता है। वो 4-5 कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मेरे को सिर्फ फॉर्मूला बताना है, उसको अप्लाई कैसे करना है बस ये। लेकिन उसकी शीट में पूरी सॉल्व करवा दूंगा, ये कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 5-6 कॉन्सेप्ट बता देता हूँ उसके कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, और असाइनमेंट पूरा का पूरा डिस्कस कर देता हूँ क्लास में रैंडमली 20-25 क्वेश्चन लेके। ठीक है, एसी भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगी कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो उसके बाद ईएम वेव्स के लिए आपको मैं एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वैसे तो मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो आपकी मर्जी है कि अगर उसको आप याद करना चाहते तो याद कर लीजिएगा। अब सिर्फ बैठ के मैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन करूंगा, सिर्फ सुनते जाइएगा कहानी। आधे घंटे लगातार बोलूंगा ईएम वेव्स के बारे में, क्योंकि उसमें सिर्फ थियोरी है और न्यूमेरिकल सिर्फ 1 या 2 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्राइडे तक बाइंड अप कर देंगे, फ्राइडे या सैटरडे तक, 12th का सेकंड पार्ट के बाद सिर्फ हमारे पास रह जाएगा। पहले मॉडर्न फिजिक्स खत्म करूंगा मैं। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स के बाद सेमी कंडक्टर डिवाइस है। नेक्स्ट वीक में किसी भी हालत में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जब तक आपका सिलेबस नहीं हो रहा है, तो जो क्रैश कोर्स वाले हैं, अभी उन लोगों की यही क्लास चलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ठीक है, आप लोग जो क्रैश कोर्स वाले हैं, जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं उसके पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो अभी मैं साथ साथ में 11th भी करवाऊंगा तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन। मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ये लूप, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर की तरफ होगा, है ना, इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब ये जो लूप है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह होगा ना, अंदर की तरफ, ऐसी तो है। और यहाँ पे ये लूप क्या हो रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैं इस लूप में पूछूं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, ये भी मैग्नेटिक फील्ड था इतने एरिया में। जब लूप इसके अंदर था और ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो करंट की वैल्यू क्या थी, 0। इस वाले केस में जब मैग्नेटिक फील्ड पूरा फैला हुआ है इन्फिनिटी तक, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लूप है, और ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है यहाँ पे। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, डी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, इंक्रीज कम की होता डिक्रीज, जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ऐसा फ्लो करेगा जो कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, इंक्रीज करे। और इंक्रीज कब करेगा, जब करंट का डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज। रीजन लिखते जाइएगा, कहानी मत सुनिए सिर्फ, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो आपके पास सिर्फ आंसर होगा, फिर सोचते रह जाएंगे अगर बाई चांस थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ तो। आता है तब भी लिखिए। सर दोबारा बताना। अच्छा 2 मिनट पहले सोचिए, बता रहा हूँ।
अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे लूप राइट डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। तो जैसे जैसे हम लोग इस वायर से दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब इस लूप में जो फ्लक्स है अंदर की तरफ, वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो फ्लक्स अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो करंट ऐसा फ्लो करेगा जो कि अंदर की तरफ डिक्रीजिंग फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। तो इंक्रीज करने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, एक बार मैग्नेट है, इसको मैं राइट डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ और इसके सामने एक लूप रखा हुआ है, तो उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। कैसे? सर जब नॉर्थ पोल वाले को जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, उसका अपोज करने के लिए क्लॉकवाइज बनेगा। क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ पे खड़े हैं, लूप के लेफ्ट हैंड साइड में खड़े हैं कि राइट हैंड साइड में? सर सर डायरेक्शन लाइक जैसे बनेगा तो वैसे होता है ना कि एंड एंड टाइप का बनता है सर, जब एंड नॉर्थ पे आती है एंटी क्लॉकवाइज, तो बस उसका ऑपोजिट में बन जाएगा। वो बात तो सही है आपकी, तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। कई लोग बोल देते हैं क्योंकि वो बुक में लिखा रहता है कि नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो नॉर्थ बनना चाहिए, देखिए फिगर ऐसे ही बना रहता है ना बुक में, ये एन बना देता है, तो कहता है कि करंट ऐसा होना चाहिए। लेकिन किसी भी लूप में ये जो आप नॉर्थ बनाते हैं या साउथ बनाते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। ठीक है ना, कि क्वेश्चन यहीं पे कंफ्यूज करता है इंसान को कि ऑब्जर्वर खड़ा कहाँ है। अगर इसी पे मान लीजिए मैं 4 ऑप्शन दे दूं, ठीक, आगे मैं कह दूं कि 2 ऑब्जर्वर हैं, ए ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। ए के रेस्पेक्ट में जो करंट का डायरेक्शन है लूप में, पहला ऑप्शन ए के रेस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन लूप में क्या है, क्लॉकवाइज, ये दिया हुआ है। और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ए के रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन है बी के रेस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। हो गए 4 ऑप्शन, कौन सा करेक्ट है? सर 2 और 3। 2 और 3। अच्छा, और लोग बताइए। सिंपल सोचिए कि अगर ये नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही है ना, नॉर्थ पोल अगर पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ, राइट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा जो कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। अपोज कब करेगा, जब करंट का डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए तभी तो थंब इस डायरेक्शन में आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज किसके रेस्पेक्ट में है, मेरे रेस्पेक्ट में ना, मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, अब मान लीजिए मेरे लिए जो एंटी क्लॉकवाइज है, आपके लिए क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ना। ये लूप था, मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके लिए ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसलिए इस इसको हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान में रखिए कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम लोग नॉर्थ और साउथ कहते हैं। तो अगर ए वाला यहाँ पे खड़ा है तो वो क्या कहेगा, मेरे लिए नॉर्थ बन रहा है, बी वाला कहेगा मेरे लिए साउथ बन रहा है, ये। ठीक है, लिख लीजिए इसको, इस रीजन को थोड़ा सही से एक्सप्लेन कर बट लीजिए। एग्जाम में कैसे एनालाइज करेंगे, लाइक कि मैं इधर हूँ फिर मैं इधर हूँ, फिर ओ बना के देखो। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। एग्जाम में जैसे भी जो भी क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग यही मान के चलते हैं जैसे कि नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है,
तो जिस डायरेक्शन से ये बार मैग्नेट आ रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर खड़ा है। एग्जाम में यही मानते हैं। ठीक है, मतलब हम इसमें हम एक ही तरफ खड़े हैं। हाँ, दोनों लोग एक ही तरफ। मीनाक्षी, गौरांगी, ममता, वीडियो ऑन कीजिए। सर जब हम ए से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ? इधर खड़े ना, ये नॉर्थ पोल इधर सामने जा रहा है, हम्म, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है ना। हाँ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो करंट ऐसा होना चाहिए जो कि अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। तो थंब इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अच्छा ठीक। एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा हर जगह आपको राइट हैंड रूल लगाना है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड नहीं। लेफ्ट हैंड भी एक रूल होता है, लेकिन मैं वो बता ही नहीं रहा। ठीक, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे राइट हैंड लगाना हो तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड लगा देते हैं, और लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड लगा देते हैं। तो इसलिए मैं हर एक को एक ही रूल बताता हूँ, राइट हैंड। राइट हैंड से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। ये एक लूप है, ये बार मैग्नेट है। इसको मैंने रिलीज कर दिया, मतलब कि ड्रॉप कर दिया आपने। तो अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा, ये फिक्स्ड है, ये जो लूप है। अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के इक्वल होगा, जी से छोटा होगा, जी से बड़ा होगा, ये इनसफिशिएंट डेटा। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बता देंगे प्लीज। आपने क्या कहा कि एक लूप है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। इस लूप को आपके पकड़ के रखा हुआ है, और एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया, तो बार मैग्नेट ऐसे जा रहा है, इस लूप के अंदर से क्रॉस हो रहा है। तो आपसे बोला गया कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के इक्वल होगा, जी से बड़ा होगा, जी से छोटा होगा, ये इनसफिशिएंट डेटा। सर जब ये निकल के जाएगा इसमें से तब। हाँ हाँ, निकल रहा है, जा रहा है, जैसे भी जो मानना है। सर छोटा होगा क्यों? सर, क्योंकि फिर अपोजिशन मिलेगी ना उसको, जैसे वो जा रहा है फिर उसको अपोज करेगा इसके लिए। बिल्कुल सही। सिंपल था। मैंने क्या, लेंस लॉ ने क्या बताया था कि करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि अपने कॉल्स ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करे। यहाँ पे कॉल्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो बार मैग्नेट ही तो सर है। मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा उसको नीचे ला रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रिलीज कर दूं, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या नीचे जाता ही है बार मैग्नेट? नहीं जाता ना। तो इसको नीचे लेके कौन जा रहा है? स्मॉल जी, ठीक है। तो वो उसको अपोज करेगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, स्मॉल जी से छोटा होगा। या दूसरा तरीका जो अर्जुन ने बताया कि नॉर्थ पोल पास जा रहा है, तो सामने से देखूंगा तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल बनेगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। रिपेल करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन स्मॉल जी से छोटा हो जाएगा। लिख लीजिए, जो रीजन सही लगे वो लिख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा।
देखिए नेक्स्ट फैराडेज लॉ। सिंपल सी डेफिनेशन है फैराडेज की। फैराडे ने क्या बताया? फैराडे ने ये बताया कि अगर कोई भी लूप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस लूप के अक्रॉस अगर फ्लक्स से चेंज हो रहा है, अभी आपने क्या देखा? किसी भी लूप के अक्रॉस अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा, है ना, करंट फ्लो करेगा। तो करंट क्यों फ्लो करता है? वोल्टेज के कारण ना। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट फ्लो कर सकता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है यही कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स साइड। जब तक हम लोग किसी भी कंडक्टर को कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। तो अगर लॉजिकली सोचा जाए तो किसी भी लूप के अक्रॉस अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंडक्शन के कारण क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, अगर क्लोज लूप है तो। ठीक है। तो फराडे ने यही कहा। फराडे ने क्या कहा कि अगर कोई भी लूप है उसके अक्रॉस अगर फ्लक्स आपका वेरी कर रहा है तो उसके अक्रॉस क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा? माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। अब देखिए एन क्या बता रहा है? एन आपका बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स हैं लूप में। ठीक। और दूसरा ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अभी जैसे हम लोग करंट का डायरेक्शन निकाल रहे थे ना, कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स को अपोज करे। ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है कि अगर फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। मतलब कि जो ईएमएफ है वो क्या होता है? डी फाई ओवर डी टी को अपोज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्योंकि थ्योरी में ऐसा पूछा गया था, 4 सेंटेंस ऐसे लिखे होते कि माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? अपोजिशन ऑफ डी फाई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करना, यही क्या है? माइनस साइन। डी फाई ओवर डी टी के अपोजिट, अपोजिशन को ही हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक लूप रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है B इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, और इस लूप का रेडियस आपको R दिया हुआ है। इस लूप का स्मॉल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए जल्दी से कीजिए। हाँ रमा, क्या आ रहा है? 2 pi r² b0 t³ अपॉन r। टी क्यूब। सब 2b0 t आ रहा है मेरा तो, बस 2b0 t पाई r स्क्वायर अपॉन स्मॉल सॉरी सर, हाँ t आएगा सर। सही है। सिंपल सा हमने को क्या निकालना है? देखो बेसिक तरीके पे जाइए। अभी आपको क्या बताया कि करंट किसके करंट इंड्यूस होगा? ईएमएफ के कारण। तो सिंपल ओम्स लॉ यही कहता है ना कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका ये रहा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए क्योंकि न्यूमेरिकल में आप लोग यहीं पे गलती करते हैं।
हम लोग जब भी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू लिखेंगे एन डी फाई ओवर डी टी, माइनस साइन नहीं, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, और डायरेक्शन पे हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए ना कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालते हैं। इसमें पहले बताइए कि यहाँ पे बी इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर है, तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए। टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। तो इसका मतलब कैसे होना एंटी चाहिए क्लॉक। करंट, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपका लॉजिक क्या कहता है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बनाऊं, इक्विवेलेंट सर्किट, मैं एक बैटरी लगाऊंगा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखूंगा और एक रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, आर। ये जो होगा ना, देखिए ध्यान से, तभी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा एंटी Yes. क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस लूप का आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। तो यहाँ पे ईएमएफ, ईएमएफ आप लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ई इज इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी। डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन लगा के आप तो सब पर गड़बड़ कर देते हैं, अभी आगे क्वेश्चन में फंस जाएंगे अगर पहले से मैं माइनस साइन लगाने लगूंगा। मैं मैग्नीट्यूड यहाँ से लगाऊंगा और डायरेक्शन लेंस लॉ के हिसाब से निकालूंगा। तो E इज इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी नॉट टी स्क्वायर, और ए कितना है आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये तो फ्लक्स आ गया। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, 1, एक ही तो 1. नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो बी नॉट कॉन्स्टेंट है, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ईएमएफ आ गया। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ आपका आ गया 2 बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर। आ गया समझ में, Yes. नोट कीजिए। अच्छा, मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बस मैंने क्वेश्चन में पूछ दिया, यहाँ पे आपने करंट निकाला, और मेरे से अगर पूछ दिया जाए फाइंड चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। तो क्या आपको पता है कि करंट अगर फ्लो करे इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है। तो आपसे पूछा है कि 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया। मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले पे नीट ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे एक लाइन में। अगर आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में अगर चार्ज फ्लो निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो किया है, तो उसका फॉर्मूला लिखें, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई। देखिए, जैसे इस एग्जांपल में मैंने कहा, सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है फाइंड चार्ज फ्लोन इन टी नॉट सेकेंड, टी नॉट सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। तो सबसे पहले टी नॉट सेकेंड में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो टी इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स इज इक्वल टू ये था ना, बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, 0। टी इज इक्वल टू टी नॉट पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया, तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा, बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायरेक्ट। और इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा, इस वाले फॉर्मूले को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है।
सर अगर हम I इज इक्वल्स टू Q अपॉन P वाले से निकालेंगे तो अलग आएगा। क्या? अगर हम I इज इक्वल्स टू Q अपॉन P वाला फॉर्मूला लगाएं यही आएगा, तो उस निकाल के देखिए। Q अपॉन आर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, वो एवरेज है। पहले तो आपको एवरेज करंट लिखना पड़ेगा। डेल्टा क्यू का एवरेज कैसे लिखूंगा? पहले एवरेज ईएमएफ निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो एवरेज ईएमएफ कैसे निकालेंगे? वही फाइनल मैंने सॉल्यूशन कर दिया। डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। हाँ, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा वापस। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसे बस फॉर्मूले को याद रखिए, में डेरिवेशन से कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? तो कल इसी पे बेस थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। और आप लोग मतलब पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट कर दिए जितने लोग, और असाइनमेंट कम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग सबसे पहले असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू, और मंडे से मॉक टेस्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब तो प्लीज टाइमिंग क्या रहेगी किसकी? मॉक टेस्ट की? मॉक टेस्ट 2 बजे से दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो नीट भी होगा 2 बजे के आसपास। हाँ सर तो मैं आदत 2 से उसी हिसाब से बनाइए, 2 से 5 की। 5। लेकिन आप लोगों का टाइम होगा 2 से 4:30। 2.5 घंटे में अगर घर पे सॉल्व हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में होंगे। घर पे कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करने के लिए, कि थोड़ा प्रेशर डेवलप हो तो आपको पता चले कि हाँ इतने प्रेशर में आप लोग क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं।